सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रोटेशन विच केम इन जेईई एडवांस 2019। और इस क्वेश्चन में हम कुछ बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हुए देखेंगे, लाइक एनर्जी कॉन्जर्वेशन, लाइक हाउ टू अप्लाई टाउ इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन. So you should definitely pause this video over here and go for this question on your own. अगर आपने रोटेशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, so this is a very good question to revise and practice your basics. And let us move into the solution. तो हमें given है कि there is a rod which is held vertical on a floor and there is a large amount of friction on the floor. The rod is released from rest from the vertical position so that it falls by rotating about its contact point with the floor without slipping. तो अगर मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो रॉड पहले वर्टिकल थी और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट था. यहाँ पे कोई हिंज नहीं है, हमने रॉड को हिंज नहीं किया है, बट एज द रॉड फॉल्स तो वर्टिकल पोजिशन से हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, रॉड स्टार्ट्स फॉलिंग एंड बिकॉज देर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फ्लोर दिस एंड डज नॉट स्लिप, दिस एंड रिमेन्स इन प्लेस. और इस एंड के अबाउट फिर इफेक्टिवली रॉड इज रोटेटिंग. सो दिस इज़ अ रिलेटिवली सिंपल केस जिसमें एक फिक्स्ड एक्सिस है. सो इस पॉइंट के थ्रू अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन इमेजिन करें तो दैट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट कर रही है. हाँ, 2 डायमेंशनल रोटेशन ही हम पढ़ते हैं जेई सिलेबस में, तो हम बहुत बार एक्सिस की जगह पॉइंट के अबाउट रोटेशन भी बोल देते हैं, राइट, विच आर इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ प्लेनर रोटेशन इन अ सेंस. स्पेशली एक रॉड है, थिन बॉडी है, तो उसके लिए दिस डेफिनेशन वर्क्स कि पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो इसेंशली दिस पॉइंट इज एट रेस्ट एंड द रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस. तो किसी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम थीटा पे दिखाया मैंने कि जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रॉड मेक्स थीटा विद द वर्टिकल. तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है. सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी कॉन्जर्वेशन से हम एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं कि वर्टिकल पोजिशन में रॉड का जो सेंटर ऑफ मास था वो L/2 हाइट पे था फ्रॉम द ग्राउंड, और इस इंक्लाइंड पोजीशन में L/2 कॉस थीटा है. तो L/2 कॉस थीटा कैसे है? वर्टिकल पोजीशन में L/2 होगा, वो तो आई थिंक सबको समझ आ जाएगा बहुत इजीली. बट इस इंक्लाइंड पोजीशन में अगर हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऑन टू दिस वर्टिकल लाइन, तो एक ट्राइंगल बनेगा, उसमें ये डिस्टेंस L/2 है, तो ये वर्टिकल हाइट L/2 कॉस थीटा हो जाएगा. दिस यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस. दिस इज़ अ वेरी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये सब डिस्टेंसेस कैसे नापते हैं थीटा के टर्म्स में, यू शुड हैव एक्सट्रीमली गुड प्रैक्टिस ओवर ऑल दिस. और अगर नहीं है तो यू शुड डू इट नाउ. सो वी कैन राइट लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कि CM की हाइट पहले क्या थी और अब क्या है, माइनस कर दिया, इक्वल टू हाफ into I, which is the moment of inertia about our axis, which is 1/3 ml square into omega square. So kinetic energy जो है वो सिर्फ रोटेशनल वाली है. प्योर रोटेशन में हम पूरी काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर देते हैं. ऑल्दो ऑफ कोर्स CM का मोशन है और रोटेशन भी है, तो देर आर बोथ काइनेटिक एनर्जीज, बट बिकॉज देर इज अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो वी कैन एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी in terms of that pure rotation, which is half I omega square. और moment of inertia उस point का के about ले लो पूरे rod का, तो we can write the kinetic energy as half I omega square. तो यहाँ से ओमेगा सॉल्व करके ये आता है, और फिर गिवन है कि थीटा इक्वल टू 60 पे निकालो. तो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो उनमें यही बताना है कि थीटा जब रॉड मेक्स थीटा 60 विद द वर्टिकल, तो उस इंस्टेंट पे व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी. तो इसमें कॉस थीटा को 1/2 डाल के ये आंसर आ रहा है, राइट. सेकंड बी पार्ट इज टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन इन द सेम पोजीशन. तो इस पोजीशन पे रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा कुछ इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज. एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कि ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है, dω/dt. सो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए टाउ इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन होता है. जैसे न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ऐसे उसका रोटेशनल एनालॉग होता है, रोटेशनल वर्जन होता है उस इक्वेशन का.
torque equal to moment of inertia into alpha. This can be applied about the CM, or it can be applied about a fixed axis of rotation, or it can be applied about an instantaneous axis of rotation. 3 केसेस होते हैं. So ये fixed axis of rotation है, तो इस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट कर रही है. सेम इक्वेशन हम CM के अबाउट भी लिख सकते थे, बट हमें क्योंकि N और F की वैल्यू अभी पता ही नहीं है, तो फिर एक इक्वेशन से काम नहीं बनेगा. अगर हम CM के अबाउट लगाएंगे तो फिर हमें दूसरी इक्वेशंस भी लगानी पड़ेंगी. F इक्वल टू MA भी लगानी पड़ेगी. वैसे भी कर सकते हैं, बट वो लंबा हो जाएगा. तो हम सीधा अल्फा निकालना है, तो इस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट कर रही है. सो यू कैन फाइंड the angular acceleration of the rod by applying tau equal to I alpha about this point, which is the fixed point about which rod is rotating. मतलब रॉड का एक ऐसा पॉइंट जो फिक्स्ड रहे. फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये मतलब होता है कि रॉड कुछ ऐसे मूव कर रही है कि उसका एक पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहता है. अब रॉड का जनरल मोशन जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि रॉड का कोई पॉइंट परमानेंट रेस्ट पे रहे. आप ट्राई कर सकते हैं, एक रॉड शेप्ड बॉडी को लेकर, अपना पेन लेके या कुछ और रॉड शेप्ड बॉडी लेके उसको मूव करा सकते हैं. कुछ अजीब सा मोशन कि वो रोटेट भी कर रही है, मूव भी, ट्रांसलेट भी कर रही है. या सिंपल केस ही देख लो कि अगर ये पूरी की पूरी रॉड राइट की तरफ मूव कर रही होती, इसी ओरिएंटेशन में रहते हुए रोटेट नहीं कर रही होती, बट राइट की तरफ मूव कर रही होती, तो सारे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट रेस्ट पे नहीं है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा है कि one point is at permanent rest, and so that becomes the axis of rotation. That has to be the axis of rotation. तो उसके बाद टाउ इक्वल टू अल्फा लगाएंगे, तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखेंगे, तो इन दोनों का तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन का, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. तो mg का टॉर्क होगा. mg का टॉर्क के लिए mg का जो वेक्टर है वो वर्टिकल है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है mg का वेक्टर. तो इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस वेक्टर का, तो वेक्टर वर्टिकल लाइन है, तो ये लाइन पूरी बना भी सकते हैं. वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजीली दिख जाता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. तो ये कितना आएगा, L/2 sin थीटा आएगा. तो अगेन ये ट्राइंगल कंप्लीट कर सकते हैं. ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा. आई थिंक दिस इज बेसिक ज्योमेट्री, यू शुड नो दिस, शुड हैव एक्सट्रीमली गुड प्रैक्टिस ओवर दिस. यही छोटे छोटे स्किल्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन करने में मदद करते हैं. तो इन्हीं को प्रैक्टिस करना होता है बाय रिपीटेड, doing questions again and again with focus. So about the fixed point O, mg into L/2 sin theta is equal to moment of inertia about this point. तो सारी बातें इस पॉइंट के अबाउट हो रही है, टॉर्क भी इस पॉइंट के अबाउट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस पॉइंट के अबाउट. और अल्फा तो जनरल होता है, अल्फा तो पूरे बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है, वो पॉइंट डिपेंडेंट नहीं होता. तो वो बॉडी का अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा. सो वी गेट दिस आंसर. सो दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट. जब रॉड थीटा बनाती है, थीटा को 60 डालेंगे तो वी गेट दिस आंसर. आई होप इट इज क्लियर. द नेक्स्ट पार्ट इज रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो क्वेश्चन में गिवन है कि CM का रेडियल एक्सेलरेशन निकालो. तो रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि CM के 2 एक्सेलरेशन होंगे, कि CM सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. तो क्योंकि रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, तो एक्चुअली सारे पॉइंट्स ही इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं. रॉड के किसी भी पॉइंट को देखोगे तो इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट दिस पॉइंट. दैट मेक सेंस. सो CM इज ऑल्सो मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट दिस पॉइंट, राइट. एंड बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो इट कैन हैव 2 accelerations, रेडियल एक्सेलरेशन विच इज ω² r and tangential acceleration which is r alpha. तो ये सर्कुलर मोशन के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. सो रेडियल एक्सेलरेशन इज ω² इंटू आर. आर इज L/2. L/2 मतलब कि सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, उस सर्कल का रेडियस L/2 है फ्रॉम दिस पॉइंट. तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन है CM का, और CM यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस L/2 है. CM is moving in a circular path of radius L/2 about this point. तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन इज ω² L/2 एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज L/2 अल्फा. और ये डायरेक्शन कैसे आई कि भाई सर्कुलर पाथ मूव, अगर CM का पाथ देखें तो सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा,
तो रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल टू द पाथ होता है। तो सर्कल का टेंजेंट इमेजिन करेंगे कि इस सर्कुलर पाथ में CM मूव कर रहा है तो उसके टेंजेंशियल, और ये इस डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज है। अगर अल्फा एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर उस तरफ बनता। राइट, सो रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर L बाई 2 आ गया। हमें पता है ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी इस इंस्टेंट पे, सो वी गेट दिस, थीटा इक्वल टू 60 डाल दिया तो वी गेट दिस। राइट, सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन योर ओन। और ये एंगल थीटा जो मैंने दिखाए हैं ये कैसे बनेंगे ये आपको पता होना चाहिए कि ये रॉड मेक्स थीटा विद वर्टिकल, से यहाँ थीटा बनेगा। फिर ये येलो वाले जो वेक्टर है ये रॉड के परपेंडिकुलर है, तो क्योंकि रॉड वर्टिकल के साथ थीटा बना रही है और ये येलो लाइन रॉड के परपेंडिकुलर है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा ये वेक्टर। So you should be able to draw this diagram on your own. This is a very important diagram. This is the acceleration diagram for the center of mass. So moving to the D part, कि अब हमें CM के acceleration पता चल गए हैं, हमने acceleration diagram CM का बना लिया है, तो अब हम F इक्वल टू ma इक्वेशन लगा के नॉर्मल रिएक्शन में फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में फ्रिक्शन तो नहीं पूछा है बट हम फ्रिक्शन भी निकालेंगे, पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। सो y डायरेक्शन के अलॉन्ग CM पे F इक्वल टू ma लगा देंगे। So downward force mg minus n, this is in the vertical direction. Downward force mg minus n equal to mass times downward acceleration. Downward acceleration कितना आएगा? तो ये CM के acceleration के दो perpendicular components हैं। तो अगर CM का vertical acceleration ढूंढना है, हमें इस equation में CM का vertical acceleration चाहिए। So if we need that vertical component of acceleration of the CM, तो इस वेक्टर का भी वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, ग्रीन वाले वेक्टर का भी वर्टिकल कंपोनेंट ले लो और येलो वाले वेक्टर का भी कंपोनेंट ले लो वर्टिकल, और दोनों को ऐड कर दो। क्योंकि CM का जो टोटल एक्सेलरेशन है वो इन दोनों कंपोनेंट्स का सम है ना। द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द CM इज द वेक्टर सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। सर्कुलर मोशन में जब भी कोई पार्टिकल होता है तो उसका टोटल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर सम होता है। और अगर इन दोनों वेक्टर से के ऐड करने से एक्सेलरेशन CM का टोटल एक्सेलरेशन आता है, तो अगर इन दोनों के मैं y कंपोनेंट्स ऐड कर दूंगा तो CM का y एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इन दोनों के मैं x कंपोनेंट्स ऐड कर दूंगा तो CM का x वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा। राइट, तो यही किया है कि वर्टिकल डायरेक्शन में F इक्वल टू ma mg माइनस n इक्वल टू मास टाइम्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर L बाई 2 का भी वर्टिकल कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर L बाई 2 कॉस थीटा, और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट L बाई 2 अल्फा साइन थीटा। सो फिर ओमेगा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यूज डाल दी जो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, और तो ये आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ जनरल थीटा, और थीटा इक्वल टू 60 डाला तो mg बाई 16 आ गया नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू अप्लाई आफ्टर फाइंडिंग ओमेगा अल्फा एंड एवरीथिंग। तो क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, इसलिए जेईई एडवांस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन में ऑप्शंस के थ्रू सिक्वेंशियली आपको लीड कर रहे हैं टू ईच नेक्स्ट आंसर। पहले आपसे ओमेगा निकलवाया, फिर अल्फा निकलवाया, फिर रेडियल एक्सेलरेशन भी निकलवाया, तो आपके पास ये एक्सेलरेशन डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओमेगा भी निकाल लिया आपने, अल्फा भी निकाल लिया, तो आपको एक्सेलरेशन पता चल गया। उसके बाद आप एन निकाल सकते हैं। अगर पहले एन पूछा होता तो लगता कि कैसे करेंगे, बहुत लंबा फील होता, बट इट फील्स नाउ लाइक द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। सब कुछ हमने निकाल लिया है, जो हमें ओमेगा और अल्फा की ज़रूरत थी वो तो निकाल लिया, अब उनको यूज़ करके हम एन निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन डू द सेम थिंग फॉर फ्रिक्शन, कि अब हम CM के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F इक्वल टू ma लगा देंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने फ्रिक्शन को राइट की तरफ अज्यूम किया है, बिकॉज आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन में होगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि राइट की तरफ होगा। अगर नहीं
आंसर नेगेटिव आता है तो मतलब फ्रिक्शन वाज एक्चुअली टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मैंने राइट की तरफ अज्यूम किया और इस एक्सेलरेशन डायग्राम से राइट वर्ड्स एक्सेलरेशन निकाला सीएम का कि L/2 अल्फा कॉस थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर L/2 साइन थीटा। कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि जैसे फोर्सेस में करते हैं कि अगर ये दो फोर्सेस होती F1 और F2 होती और मैं पूछता कि राइट वर्ड नेट फोर्स बताओ, तो F1 कॉस थीटा माइनस F2 साइन थीटा कर देते। तो यहाँ पे भी सिमिलर ही है कि क्योंकि इन एक्सेलरेशंस का हमें एडिशन करना है और उस एडिशन का हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो हमने इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पहले निकाल लिए और उनको ऐड कर दिया। वी आर जस्ट डूइंग द सेम थिंग दैट वी डू फॉर फोर्सेस, क्योंकि फोर्सेस भी वेक्टर्स होते हैं, एक्सेलरेशन भी वेक्टर्स होते हैं, तो उनका एडिशन बिल्कुल सेम तरीके से होगा। अगर ये कोई और वेक्टर होते, वेलोसिटीज़ होते, तो भी वेक्टर सेम एडिशन सेम होता, डिस्प्लेसमेंट्स होते तो भी सेम होता। इट वर्क्स फॉर ऑल वेक्टर्स। मोमेंटम्स होते तो भी वर्क करता, क्योंकि वेक्टर्स हैं बस, दे आर एडेड लाइक वेक्टर्स। सो L/2 अल्फा into cos theta minus omega square L/2 into sin theta. This is the rightward acceleration because friction is assumed rightwards. So we have to equate friction to mass times rightward acceleration. तो alpha और omega square को फिर से डाल दिया, तो this is the answer we get for friction. And when theta equal to 60 we get this answer. तो यहाँ से जो चीज़ आएगी theta equal to 60 डाल के वो नेगेटिव आएगी, एंड बिकॉज वो नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है कि फ्रिक्शन एक्चुअली एक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हम निकालने के बाद ही कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रिक्शन किस इंस्टेंट पे राइटवर्ड होगी, किस इंस्टेंट पे लेफ्टवर्ड होगी। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम ये भी निकाल सकते हैं कि किस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन राइटवर्ड होगी, किस इंस्टेंट पे लेफ्टवर्ड होगी, किस इंस्टेंट पे जीरो होगी इन टर्म्स ऑफ थीटा। कि इसको जीरो पुट कर दोगे और फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, साइन थीटा कॉस थीटा को रिप्लेस कर दोगे साइन 2 थीटा से। So we can solve for the general instant. But here, from the perspective of rotation, we are learning that how to add these two vectors of radial acceleration and tangential acceleration to achieve the total acceleration of the CM, and using that how to find the forces. एक और बहुत important lesson है यहाँ पे कि जो F equal to ma equation होती है, external forces sum of all external forces equal to mass times acceleration of the CM। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रिजिड बॉडी में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो F equal to ma में किस पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है, CM का एक्सेलरेशन होता है, और F क्या होती है उस केस में, ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेज। और हम फोर्स डायग्राम में एक्सटर्नल फोर्सेज ही दिखाते हैं। जो रॉड में अंदर भी कुछ फोर्सेज होंगी आपस में, ये रॉड का अगर यहाँ से हाफ में डिवाइड कर दो तो ये हाफ दूसरे हाफ पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, कुछ अंदर फोर्सेज होंगी, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम रॉड एज अ टोटल का फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, तो हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज को शो कर रहे हैं। एंड दोज एक्सटर्नल फोर्सेज जब F equal to ma इक्वेशन में लिखोगे तो एक्सेलरेशन CM का आएगा, ये लॉ है। सो दिस इज द लर्निंग amongst other things in this video. So I hope you understood all the concepts and you will revise this question. ये बहुत ही इंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है, अगर ये पूरा स्टार्ट टू फिनिश आप आज कर लेते हैं, फिर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स आप 3-4 बार और कर लेते हैं, you will get amazing practice over some very important basics, very important basics. इससे आपका रोटेशन के चैप्टर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि when you revise रोटेशन तो मैकेनिक्स के सारे चैप्टर्स रिवाइज एक साथ हो जाते हैं। अगर आप रोटेशन का इस टाइप का क्वेश्चन पूरा कर ले रहे हैं तो आप न्यूटन लॉज को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और आप एनर्जी वाले चैप्टर को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विद वेक्टर्स, विद ऑल दीज बेसिक स्किल्स जो मैकेनिक्स में आपने सीखी है कि एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं। सो रोटेशन इज़ वेरी गुड इन दैट रिस्पेक्ट. So I hope you liked the video and thanks for watching.